जय हिंद। प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% सफलता की ओर अग्रसर होने वाले प्रतिभागीगण, आज हम इस सामान्य ज्ञान के अध्ययन में जुड़ते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्य से जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से है, पार्ट 2। तो इसमें हम उन तथ्यों को देखेंगे जो कि उच्च न्यायालय से संबंधित हैं, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित एवं नीति आयोग, आपात उपबंध, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग, राजभाषा से संबंधित प्रश्न, पंचायती एवं राज्य नगर पालिका से संबंधित प्रश्न तथा संविधान संशोधन एवं विविध प्रश्नों का संग्रह से हम जुड़ेंगे। तो आइए अविलंब हम जुड़ते हैं उन प्रमुख प्रश्नों की कड़ी से, जिसमें पहला है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उत्तर होगा कि यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। उत्तर होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। उत्तर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, किसे समर्पित करता है। उत्तर है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 12 वर्ष होती है। तथ्य में थोड़ी भ्रांति है, इसलिए तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो होती है वह 62 वर्ष होती है। और जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं, उसको परमादेश की संज्ञा दी जाती है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है। उत्तर है परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन करता है। उत्तर है उत्प्रेषण, अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है। उत्तर है उत्प्रेषण याचिका ही अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जहां तक मूल अधिकारों के संरक्षण की बात है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों न्यायालयों की अधिकारिता में आता है। अर्थात मूल अधिकारों की संरक्षण की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकार क्षेत्र में रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है। उत्तर है अधिकरण न्यायाधीश। प्रमुख तथ्य है कि निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। उत्तर है 3 माह तक। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गठन कब हुआ था। उत्तर है 1886 ईस्वी में। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में। बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में। कर्नाटक की स्थापना 1884 ईस्वी में। इलाहाबाद
उच्च न्यायालय की स्थापना 1886 ईस्वी में एवं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। इस प्रकार आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें तथ्यों से। अगली कड़ी हम जुड़ते हैं केंद्र राज्य संबंध। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आते हैं उनका संग्रह है कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। उत्तर है कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है कि किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। उत्तर है समवर्ती सूची के विषय पर। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में समाहित है। उत्तर है 7वीं अनुसूची में ही। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था। उत्तर है कि तमिलनाडु राज्य के द्वारा ही 1971 ईस्वी में राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। उत्तर है 263 अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। उत्तर है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। उत्तर है कि कृषि आय के अतिरिक्त आय पर लगाया गया कर ही एक ऐसा कर है जो संघ द्वारा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों के बीच बांटा जाता है। अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। उत्तर है मार्च 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद अर्थात इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया था। उत्तर है 18 मई 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। उत्तर है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में ही उसे म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण किया गया है। उत्तर है कि भाग 11 में ही केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण किया गया है। अगला जो मुख्य टॉपिक है वह यह है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। उत्तर है अनुच्छेद 256 से 263 तक। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय अर्थात इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। उत्तर है अनुच्छेद 263 इस अनुच्छेद में। जहां तक इमरजेंसी प्रोविजन अर्थात आपात उपबंध से संबंधित प्रश्न आते हैं उसके संदर्भ में मुख्य तथ्य से आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें भाग 2 से। तो इसमें प्रमुख तथ्य है कि आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संसद के द्वारा यह लागू किया जाता है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। उत्तर है हृदयनाथ कुंजरू ने। अगला प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। उत्तर है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह से ही लागू किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से अधिकतम 3 वर्ष तक चलता है। मुख्य तथ्य यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात अर्थात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या अथवा
सशस्त्र विद्रोह के समय भी लागू किया जा सकता है जब इसकी आवश्यकता पड़ती है। अनुच्छेद 252 का प्रयोग अभी तक 3 बार किया जा चुका है। पहला जो है वह 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को, जब चीन ने सितंबर 1962 में नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और इस क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। दूसरी आपात उपबंध दिसंबर 1971 ईस्वी में लागू किया गया, जो पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छिड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 ईस्वी को लागू रही। राष्ट्रीय आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 ईस्वी को की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 ईस्वी को वापस ले ली गई। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। आपातकाल के मुख्यतः 3 प्रभाव हैं, 3 रूप हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्य आपात और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। राज्य आपात अभी तक 120 से अधिक बार तक किया जा चुका है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के तहत स्थगित कर सकता है? उत्तर है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना अत्यावश्यक है? उत्तर है कि 1 माह के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन होना अत्यावश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? उत्तर है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का सर्वप्रथम प्रयोग पंजाब में ही किया गया है। प्रमुख तथ्य है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसकी सीमा 1 वर्ष के लिए हो सकती है, क्योंकि वह देश की सुरक्षा के मसले पर निर्धारित की जाती है। अर्थात लोकसभा की अवधि राष्ट्रीय आपातकाल में आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है और इसको आगे क्रमवार किया जा सकता है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें के तहत मुख्य तथ्यों से। अगला जो टॉपिक है वह है फाइनेंशियल कमीशन अर्थात वित्त आयोग। वित्त आयोग की संरचना के संदर्भ में जहां तक तथ्य है तो इनमें जो सदस्य होते हैं वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होते हैं। इससे प्रमुख तथ्य है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के किस सदन के समक्ष कौन रखवाता है, अर्थात वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन में के समक्ष कौन रखवाता है? उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर है 280 अनुच्छेद में ही वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनके अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? अर्थात वित्त आयोग की में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, अर्थात कुल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को लेकर के 5 होती है।
अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? उत्तर है वित्त आयोग की संस्तुति से ही निर्धारित होते हैं वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के मध्य। अगला प्रश्न है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? उत्तर है वित्त आयोग के द्वारा। मुख्य तथ्य है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत किया गया है? उत्तर है 41%। अगला प्रश्न है कि भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? उत्तर है वित्त आयोग ही संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को विनियमित करता है। अगला टॉपिक जो कि नीति आयोग है, इससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वे मुख्य रूप से इस प्रकार हैं कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तथ्य है कि योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। नीति आयोग कौन सा निकाय है? प्रश्न है कि नीति आयोग कौन सा निकाय है? उत्तर है गैर संवैधानिक निकाय ही नीति आयोग है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ही नीति आयोग है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर है कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अगला तथ्य है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री ही करता है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? महत्वपूर्ण तथ्य है कि नीति आयोग और राज्य सरकारों के मध्य समन्वय का कार्य करने की जिम्मेदारी कौन निभाता है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद ही नीति आयोग तथा सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें तथ्यों से। आगे अति महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते हैं, वह तथ्य है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के तहत जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, मुख्य प्रश्नों की कड़ी से हम जुड़े। प्रश्न है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर है चुनाव आयोग को ही राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है?
उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? उत्तर है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। मुख्य तथ्य है कि किसी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य अवश्य होने चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा ही की गई अधिसूचना से होता है। अगला प्रश्न है कि दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 ईस्वी को पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? उत्तर है वर्ष 1989 ईस्वी में एवं 1993 ईस्वी में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? उत्तर है गैर संवैधानिक अर्थात नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? उत्तर है प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला प्रश्न है कि 1926 ईस्वी में ली गई अनुशंसा सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किस सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है राज्यपाल के द्वारा ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में ली आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, अर्थात 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? उत्तर है वर्ष 1968 ईस्वी में। लोक सेवा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 11 होती है, जिनमें एक अध्यक्ष होते हैं और उनके अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? उत्तर है राज्यपाल को। तो इस प्रकार आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें तथ्यों से। आइए अगले टॉपिक की तरफ हम अग्रसर होते हैं, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, जिससे भी मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों की कड़ी से हम जुड़ते हैं। तो आइए अविलंब तथ्य से जुड़ते हैं, जिनमें पहला तथ्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर है वर्ष 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? उत्तर है अनुच्छेद 350 क में। तथ्य है कि भारत की राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? उत्तर है संसद में कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? उत्तर है बंगाली।
प्रमुख तथ्य है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गईं तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को जोड़ा गया। अगला जो टॉपिक है वह पंचायती राज एवं नगरपालिका से संबंधित है। इससे जो कुछ प्रश्न आते हैं उसकी हम रूपरेखा से जुड़ेंगे। तो आइए जुड़ते हैं कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? उत्तर है राज्य सूची का। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायती किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला तथ्य है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? उत्तर है द्विस्तरीय। अगला प्रश्न है कि पंचायत राज को किस संशोधन के द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? उत्तर है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। प्रश्न है कि किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्ति प्रदान की गई है? उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? उत्तर है 6 माह के अंदर निर्वाचन अनिवार्य है। अगला तथ्य है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया? उत्तर है केरल में। अगला तथ्य है कि अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु कोई प्रावधान आरक्षण का नहीं किया गया है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि अनुसूचित जातियों अर्थात एससी हेतु कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगला तथ्य है कि 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? उत्तर है स्वशासन की व्यवस्था को। अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? उत्तर है अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? उत्तर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार आप जुड़ते चले जा रहे हैं, सुनकर याद करें तथ्यों से। अगला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन से संबंधित है। प्रश्न है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जाता है? उत्तर है लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन को। अगला तथ्य है कि संविधान का 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर है
6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। अगला प्रश्न है कि संसद के सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक को पारित होना अत्यावश्यक है। उत्तर है संविधान संशोधन विधेयक को, जो कि अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगला तथ्य है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल दलों की संख्या 6 रह गई है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 14 दलों को मिली थी। इस सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2016 के नियम के अनुसार 23 की राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। अर्थात राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष पर तैयार की जाती है। एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। शर्त नंबर 1 है कि यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीट हासिल करती हो। दूसरा आधार है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिले। तीसरा तथ्य है कि एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो इस प्रकार आप सुनकर याद करें, तथ्यों से जुड़ते चले जा रहे हैं। अब हम प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या से जुड़ते हैं, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। तो एक बार अवलोकन करते हैं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 550, जिसमें से 530 राज्यों से एवं 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। वर्तमान में 543 सीटें, जिनमें 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। शेष 7 सीटें चूंकि पीओ के लिए निर्धारित हैं। जहां तक राज्यसभा के सदस्य की संख्या की बात है, तो इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, जिनमें 238 राज्यों से तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 245 है। अर्थात वर्तमान समय में राज्यसभा की कुल सदस्य 245 हैं, जिनमें 225 राज्यों से और 8 संघ शासित प्रदेशों से तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। जहां तक विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात है, तो इस संदर्भ में तथ्य है कि अधिकतम सदस्य संख्या 500 है, जिसमें सर्वाधिक 403 उत्तर प्रदेश में है, 294 पश्चिम बंगाल में, 288 महाराष्ट्र में एवं 243 बिहार में। जहां तक विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करें, तो इस संदर्भ में 60 सदस्य रखे होते हैं और 60 से भी कम सदस्य संख्या वाली विधानसभाएं हैं, जिनमें गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं और पुडुचेरी में 33 सीटें हैं। अगला जो प्रमुख संस्था है विधान सभा, विधान परिषद। विधान परिषद के जहां तक सदस्यों की बात है, तो इस संदर्भ में अधिकतम सदस्य संख्या की बात आती है, तो यह निर्भर करता है राज्य विधान सभा के ऊपर। अर्थात राज्य विधान सभा के सदस्यों की 1/3 हिस्सा विधान परिषद के सदस्य होते हैं।
जहां तक न्यूनतम सदस्य संख्या की बात है तो इसमें 40 सदस्य ही न्यूनतम होते हैं। 40 सदस्यों वाले राज्यों के जो नाम हैं वे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। उच्चतम न्यायालय में कुल सदस्यों की संख्या 34 होती है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य यदि कोई है तो वह है उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सदस्य हैं। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य हैं एक एक सदस्य, जिनमें मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अर्थात जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को छोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं उनसे एक, और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम से एक एक लोकसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिनकी सदस्य संख्या 31 है, और राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले जो राज्य हैं वे गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पांडिचेरी हैं, जिनके एक एक सदस्य राज्यसभा में हैं। सभी संस्थाओं यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए गणपूर्ति अर्थात कोरम पूरा करने के लिए सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/10 मौजूदगी होनी चाहिए, अर्थात कोरम है 1/10, अर्थात कोरम पूरा करने के लिए सदस्य संख्या सदन की कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए। प्रमुख तथ्य है कि ब्रिटेन का संविधान राज्याध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है। इसमें 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे उच्च सदन कहा जाता है एवं हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे निम्न सदन कहा जाता है। सम्राट को क्राउन के नाम से जाना जाता है, जो कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका का संविधान अध्यक्षीय एवं संघात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है। इसमें भी 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा एवं सीनेट। इसमें दोहरी नागरिकता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। राष्ट्रपति ही राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जहां तक जर्मनी के संविधान की बात है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि वर्तमान संविधान वर्ष 1949 में निर्मित एवं प्रवर्तित है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख चांसलर होता है, अर्थात वहां जर्मनी में संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बुंदेस्त्रात व बुंदेस्टांग, अर्थात बुंदेस्त्रात उच्च सदन और बुंदेस्टाग निम्न सदन है। जहाँ तक फ्रांस की बात है, फ्रांस में भी संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है। 1998 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है। नेशनल असेंबली जिसे निम्न सदन कहते हैं, फ्रांस में नेशनल असेंबली जिसे निम्न सदन तथा सीनेट जिसे उच्च सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। जहां तक दक्षिण अफ्रीका का संदर्भ है तो यह एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है। दक्षिण अफ्रीका में द्विसदनात्मक व्यवस्था, नेशनल असेंबली जिसे निम्न सदन कहते हैं और नेशनल काउंसिल जिसे उच्च सदन कहते हैं, अर्थात नेशनल असेंबली वह निम्न सदन है और नेशनल काउंसिल उच्च सदन है। जहां तक चीन के संविधान की बात है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि यह संसद एक सदनीय है। नेशनल पीपुल कॉन्फ्रेंस, नेशनल पीपुल कांग्रेस विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है।
एकात्मक शासन प्रणाली है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। जहां तक कनाडा का संविधान है, इस संदर्भ में तथ्य है कि यहां संघीय शासन का प्रमुख गवर्नर है। शक्तियों का जहां तक वितरण है वह 4 सूचियों में है। व्यवस्था द्विसदनात्मक है। हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन एवं सीनेट उच्च सदन। प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। यदि हम भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम की बात करते हैं तो इस संदर्भ में कई तथ्य सामने आते हैं। जैसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, प्रथम स्पीकर लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक वी.एस. रमादेवी, प्रथम महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, प्रथम नेता विपक्ष राम सुभग सिंह, प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, प्रथम महिला वकील अधिवक्ता कार्नेलिया सोराबजी तथा प्रथम महिला जिला जज अन्ना चंडी। किसी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता वीआई कांग्रेस। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा असमिया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से। प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007। प्रथम थल सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जो कि स्वास्थ्य मंत्री रहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री षणमुखम चेट्टी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर। संविधान प्रवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी। कुछ जो महत्वपूर्ण पद होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तथा पदच्युति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है और जिनका कार्यकाल 6 वर्ष से होता है तथा 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक होता है, उनमें हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। जहां तक सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्यों का ताल्लुक है, उस संदर्भ में हैं उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16, बिहार 16। और सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्यों की अगर बात अवरोही क्रम में करें तो इस संदर्भ में तथ्य है कि उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। जहां तक सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्यों की बात है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि उत्तर प्रदेश 403, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243 तथा तमिलनाडु 234।
जहां तक समान सीटों वाली विधानसभा का ताल्लुक है तो इस संदर्भ में हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ में कुल सीटें 90 हैं, अर्थात हरियाणा में भी 90 और छत्तीसगढ़ में भी 90। इसी प्रकार मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 60-60 विधानसभा वाली सीटें हैं। इसी प्रकार गोवा एवं मिजोरम में 40 सीटें ही विधानसभा की हैं, जो दोनों स्टेट में बराबर हैं। तो इस प्रकार आप शुरू से अंत तक सुनकर याद करें कि कड़ी से जुड़े रहे और आपको यह परीक्षा में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।